देखते हैं पाश्चात्य संदर्भ में शिक्षा एजुकेशन यह अंग्रेजी शब्द है। एजुकेशन यह अंग्रेजी शब्द है। एजुकेशन शब्द लैटिन भाषा के एडुकेटम से निकला है। एडुकेटम से निकला है। एडुकेटम शब्द लैटिन भाषा का है। कहीं कहीं आपको एडुकेयर भी मिलेगा। और यह दो शब्दों से मिलकर बना है। एडुकेटम शब्द भी ई और ड्यूको। ई का अर्थ होता है अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना या अभिव्यक्त करना। आगे बढ़ाना या अभिव्यक्त करना। आंतरिक, अंदर से, और ड्यूको का अर्थ हुआ आगे बढ़ाना। ई का अर्थ अंदर से और ड्यूको का अर्थ होता है आगे बढ़ाना। अर्थात जन्मजात शक्तियों को बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। अर्थात बालक के या व्यक्ति के जन्म की बात करें तो व्यक्ति जबकि जन्म के समय बालक ही होता है, तो व्यक्ति के आंतरिक शक्ति को बाहर निकालना ही, बाहर अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। शक्ति को अभिव्यक्ति करना ही शिक्षा है। बालक में यह बीज रूप में होती है। जैसे उसको वातावरण मिलता है प्रकट होती है। हम इसको ग्राफ से देख लेते हैं। ऐसे बालक है, बीज रूप में, और ये जन्मजात शक्ति होती है। कुछ जन्मजात शक्तियां होती हैं। वातावरण में जैसे ही वातावरण मिलता है वैसे ही बाह्य रूप में वह प्रकट होती है। बाह्य रूप में प्रकट होती है। बाह्य रूप में प्रकट होती है। इसी में इसका परिमार्जन होता है। अगर हम कहें तो शिक्षा जन्मजात शक्ति के रूप में होती है, लेकिन साथ साथ अगर हम प्रक्रिया की बात के रूप में जीवन जैसे 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 विकास होता है प्रक्रिया के रूप में चलती है। प्रक्रिया के रूप में चलती है या चल रही होती है। वहीं परिणाम के स्वरूप इसका परिणाम क्या होता है? परिणाम यह होता है कि बालक उच्च शिक्षा को प्राप्त करता है। उच्च शिक्षा प्राप्त करता है। बालक उच्च शिक्षा प्राप्त करता है, यानी बालक के अंतर्गत जन्म के समय कुछ शक्ति बीज रूप में शक्ति होती है जो जन्मजात होती है। जैसे जैसे उसका विकास होता है प्रक्रिया के रूप में वो आगे बढ़ती है। वातावरण से में एक व्यक्ति अपने आप को समायोजित करता है। बाह्य रूप में उसके अंदर की शक्ति प्रकट होती है।
जैसे जैसे समय बीतता है, परिणाम स्वरूप यह निकलता है कि बालक को शिक्षा प्राप्त करता है। कुछ विद्वानों की परिभाषाओं को देख लेते हैं जिन्होंने शिक्षा के बारे में बताया है। जैसे हर्बर्ट स्पेंसर महोदय ने, जो प्रसिद्ध जीव वैज्ञानिक भी थे, इन्होंने शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का वह जीवन से संबंधित स्थापित करना बताया है। यानी हर्बर्ट स्पेंसर ने बताया कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का वह जीवन से समन्वय स्थापित करना है। हर्बर्ट स्पेंसर बताते हैं कि शिक्षा का अर्थ अंतः शक्तियों का वह जीवन से समन्वय स्थापित करना है। अरस्तु कथन है, स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। अरस्तु। जॉन डीवी बताते हैं कि शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। जॉन डीवी। इनकी परिभाषा लंबी है, आप लोग वीडियो पॉज करके इसको लिख सकते हैं। शिक्षा व्यक्ति की उन समस्त क्षमताओं का विकास करना है जो उसे अपने वातावरण को नियंत्रित करने तथा अपनी संभावनाओं को पूरा करने योग्य बनाती है। महात्मा गांधी शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास के से है। सर्वांगीण विकास से है। शिक्षा से मेरा अभिप्राय बालक तथा मनुष्य के शरीर, मस्तिष्क तथा सर्वांगीण विकास से है तथा आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। आत्मा के सर्वांगीण विकास से है। सुकरात कहते हैं, सुकरात महोदय, शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है।
शिक्षा का अर्थ उन सभी या सभी या सर्व उन सभी मान्य विचारों को विकसित करना है उन सभी मान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है, जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त है। सुकरात महोदय जितने भी विद्वान हैं उनमें सबसे प्राचीन हैं और ये प्राचीन शिक्षक भी हैं। हालांकि शिक्षा की शुरुआत अरस्तु से माना जाता है, लेकिन ये माना जाए तो सबसे प्राचीन है जिनकी परिभाषा है। यहाँ मैं एक क्रम बता देता हूं, आप लोग याद रखिएगा। सुकरात, प्लेटो और अरस्तु। यानी सुकरात के शिष्य प्लेटो थे, प्लेटो के शिष्य अरस्तु थे। प्लेटो की पुस्तक थी रिपब्लिक, आगे आपको बताएंगे, और अरस्तु की पुस्तक थी पॉलिटिक्स। हमने जितने भी परिभाषाएं देखा, इसमें जो भी निष्कर्ष यही निकला कि मनुष्य के अंदर की शक्तियां, जन्मजात शक्तियां हैं, उसको परिमार्जित किया जाए या विकसित किया जाए, या जिस तरह से एक जौहरी हीरे को घसता है, उसमें विभिन्न प्रकार के डिजाइनें देता है, चमकदार बनाता है। व्यक्ति के जीवन को सही मार्गदर्शन देकर उत्तम बनाना है, उसे योग्य बनाना है, ये शिक्षा का उद्देश्य है। मनोविज्ञान द्वारा उसके व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, उसकी कमियों को देखा जाता है। शिक्षा का सहारा उसके अंदर गुणों को विकसित करना है। तो हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि शिक्षा द्वारा व्यक्ति का जो है, व्यक्ति के अंदर के गुणों का या कहें जन्मजात शक्तियों का परिमार्जन करना है, का परिमार्जन या परिशोधन करना है। परिशोधन करना ही शिक्षा है। तो दोनों को एक साथ जब अध्ययन करते हैं तो शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे अभी हम आपको बताते हैं, शिक्षा के द्वारा व्यवहार का परिशोधन एवं परिमार्जन, व्यवहार का परिशोधन एवं परिमार्जन, वहीं मनोविज्ञान द्वारा व्यवहार का अध्ययन, एक निष्कर्ष पर हम पहुंचते हैं कि व्यवहार के परिमार्जन या परिशोधन या परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन करना ही शिक्षा मनोविज्ञान है। शिक्षा मनोविज्ञान है, शिक्षा मनोविज्ञान। हम इसकी एक उचित परिभाषा लिख सकते हैं। व्यवहार के परिमार्जन के लिए, व्यवहार
के परिमार्जन व्यवहार के परिमार्जन के लिए व्यवहार का अध्ययन मानव व्यवहार को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। इसी शाखा को शिक्षा मनोविज्ञान कहा गया। शिक्षा मनोविज्ञान यानी कि शिक्षा मनोविज्ञान में हम अध्ययन करते हैं व्यक्ति के या बालक के व्यवहार के परिमार्जन परिशोधन के लिए व्यवहार का अध्ययन उसके व्यवहार को उन्नत बनाने के लिए किया जाता है। यह शिक्षा मनोविज्ञान है। और हम केंद्र में यदि यही सब बातें या जो भी उन्नत बनाने के लिए यदि बालक को केंद्र बिंदु माना जाए, बालक को केंद्र में रखा जाए तो उत्पत्ति होती है बाल मनोविज्ञान की या बाल शिक्षा मनोविज्ञान की या कहें बाल विकास की और शिक्षण विधियां। इसको हम दूसरे तरह से देखते हैं थोड़ा सा। किसका अध्ययन करता है? तो शिक्षा मनोविज्ञान को स्किनर महोदय ने कैसे बताया, हम इसको देख लेते हैं। स्किनर ने बताया कि शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ प्लेटो के शिष्य अरस्तु से हुआ है। यानी कहां से बताया है? अरस्तु से होता है। अरस्तु से यानी शिक्षा मनोविज्ञान का प्रारंभ अरस्तु से। शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता 20वीं शताब्दी में, यानी कब मिली? 20वीं शताब्दी में। अगर इसको ऐसे हम लिखें कि शिक्षा मनोविज्ञान को एक स्वतंत्र विषय के रूप में मान्यता, ये अमेरिका की नेशनल सोसाइटी, अमेरिका की नेशनल सोसाइटी ऑफ कॉलेज टीचर्स ऑफ एजुकेशन द्वारा 20वीं शताब्दी में मिली। 20वीं शताब्दी में मिली। यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है, परीक्षा में पूछा जा सकता है। हमने जितने भी चीज बताए लगभग इंपॉर्टेंट ही हैं। अब वही अमेरिका के एक अन्य वैज्ञानिक थे, मनोवैज्ञानिक थे, जिनका नाम था थॉर्नडाइक। उनका यल थॉर्नडाइक को प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। यल थॉर्नडाइक ये भी यूएसए के थे। इनको ये प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। प्रथम शिक्षा मनोवैज्ञानिक माना जाता है। इनकी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान। इनकी पुस्तक का नाम है शिक्षा मनोविज्ञान, जो 1913 में प्रकाशित हुई। 1913 में प्रकाशित हुई।
हमने मनोविज्ञान की परिभाषा अलग से देखा, शिक्षा की परिभाषा देखा। अब शिक्षा मनोविज्ञान की परिभाषा एक साथ देख लेते हैं। जैसे काल्सनिक महोदय हैं, ये कहते हैं कि शिक्षा मानव की शक्तियों की तथा निहित योग्यताओं का विकास है। तो इसको भी नोट कर लेते हैं। काल्सनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिक हैं, इन्होंने बताया शिक्षा मानव की निहित योग्यताओं का विकास है। शिक्षा मानव की निहित योग्यताओं का विकास है। जे.एम. स्टीफन शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। क्रमिक अध्ययन है। मैकडूगल कहते हैं कि शिक्षा मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। मैकडूगल शिक्षा मनोविज्ञान और मनोविज्ञान एक सिक्के के दो पहलू हैं। जेम्स रोज महोदय कहते हैं कि शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। जेम्स रोज शिक्षा एक दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। इसके अलावा अन्य जैसे देखें तथ्यों में तो जैसे पंचतंत्र की कहानियां भी शिक्षा की मनोवैज्ञानिक पद्धति की ओर ही संकेत करती हैं। या कहें जितना भी हमने अध्ययन किया शिक्षा मनोविज्ञान को एक साथ, तो इसमें यही निकल कर रहा है शैक्षिक विकास का क्रमिक अध्ययन है। एक ही सिक्के के दो पहलू हैं, यानी शिक्षा दो ध्रुवीय प्रक्रिया है। मानव की निहित योग्यताओं का विकास है। स्पष्ट होता है कि बालक के अंदर या व्यक्ति के अंदर जो भी गुण हैं उनका क्रमिक अध्ययन करते हुए शिक्षा के द्वारा विकास किया जाता है, शिक्षा मनोविज्ञान के द्वारा। तो यहीं से बाल शिक्षा मनोविज्ञान की उत्पत्ति होती है। अब बाल शिक्षा मनोविज्ञान, जैसे हम देखें कि बालक है, केंद्र में, इसके अंदर कुछ निहित गुण हैं, इसका विकास करना, क्रमिक विकास करना, इसके व्यवहार का अध्ययन करना, व्यवहार का अध्ययन करना, इसमें परिमार्जन करना, इसके लिए कौन सी विधि अपनाई गई, इन सभी के लिए जो विधि अपनाई गई, इसके लिए कुछ विधियां अपनाई गई, कुछ विधियां अपनाई गई। तो बालक के अंदर के गुणों का विकास करने के लिए जो विधियां अपनाई गई उसको कहते हैं शिक्षण विधि। साथ ही बालक का केंद्र बिंदु में रख करके तो बाल विकास एवं
शिक्षण विधि, जो हमारा ये मूल टॉपिक है, इसी का हमें अध्ययन करना है। तो दोस्तों फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।